कि मान लीजिए हम कोई पदार्थ लिए हैं, उसके अंदर कोई दूसरा पदार्थ मिलाते हैं। जब दूसरा पदार्थ मिलाएंगे तो वो दोनों आपस में कुछ तो क्रियाएं करेंगी और क्रिया करने के बाद ये कुछ अलग पदार्थ बना देती हैं। दोस्तों, इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। हमने उसको अच्छे से एकदम डिटेल में समझा। आज हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का कुछ उदाहरण देखेंगे ताकि हमारा पिछला क्लास रिवीजन भी हो जाए और कुछ चीजें आपको नया भी मिल जाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। यदि वो बोर्ड में रासायनिक अभिक्रिया पूछा जाएगा तो हम लोग उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे ताकि बोर्ड में आपको अच्छे नंबर मिल सके। इसके लिए आपको जरूरी है कि एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पे आपको परिभाषा लिखना पड़ता है। इसके वजह से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, पहले समझेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद उसका परिभाषा हमें एग्जाम में किस तरीके से लिखना है इसके बारे में बात करेंगे। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हमने पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था? जिसमें पदार्थ का रूप बदलता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। बस क्या होता है? पदार्थ का रूप बदलता है। ठीक है, उदाहरण के क्या क्या आपको दिख रहा है? उदाहरण के रूप में क्या क्या है देखिए। बर्फ का पिघल कर पानी बनना, पानी का उबल कर भाप बनना, पानी का जमकर बर्फ बनना, कागज को फाड़ना, लकड़ी को काटना, शीशे का टूटना, नमक या चीनी का पानी में घुलना, मोमबत्ती का पिघलना, रबड़ को खींचना, धातु को पीटकर पतली चादर बनाना। ये सारे आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। इसमें क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे क्या होगा? लोहे में जंग लगना, कागज या लकड़ी को जलाना, जलाने को हम लोग क्या बोलते हैं? दहन करना भी बोलते हैं। ठीक है, दूध का दही बनना, भोजन का पचना, फल का सड़ना और मोमबत्ती का जलना, अंडे का पकना। उसके बाद है आतिशबाजी का फूटना, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर दूधिया होना। ये सारे उदाहरण आपके रासायनिक अभिक्रिया के हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब रासायनिक परिवर्तन से आप समझ सकते हैं, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया लगभग एक प्रकार का होता है। बस अंतर इतना होता है कि वह एक बदलाव है। क्या? रासायनिक परिवर्तन एक बदलाव है और रासायनिक अभिक्रिया एक क्रिया है। अर्थात हम लोगों ने जिस तरीके से रासायनिक परिवर्तन को पढ़ा था, सेम वही टॉपिक आप समझ सकते हो, वही उसी से एकदम संबंधित रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। बस अंतर छोटा सा होता है, ये परिवर्तन है और वो क्रिया होती है। ठीक है, अब थोड़ा रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए थोड़ा एक अलग परिभाषा बनाया गया है ताकि और बेहतर आप समझ सकें। तो उसके लिए परिभाषा में हम लोग अभी आगे चल के समझेंगे परिभाषा क्या है, लेकिन अभी पहले आप समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो परिभाषा अपने मन से भी बना सकते हैं, लेकिन बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको एनसीईआरटी पैटर्न से आधारित जो परिभाषाएं होंगी वही लिखना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा बोर्ड में जो क्वेश्चन किया जाता है वो एनसीईआरटी को ही बेस माना गया है कि उसी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसी का आंसर भी जेन्युइन माना जाता है, एकदम आंसर वही बेहतरीन होता है सबसे। कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब कोई एक पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ हो। ध्यान रखना, एक पदार्थ से भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कुछ लोग दो या दो से अधिक पदार्थ बोलते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कहना है एक या एक से अधिक पदार्थ हो और वो लोग आपस में किसी भी तरीके से क्रिया करें। अब एक पदार्थ होगा तो आपस में कैसे क्रिया करेगा? आप ये जानिए, जितने भी पदार्थ होते हैं सभी के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। तो जब कोई एक ही पदार्थ होगा तो उसके अंदर जो कण पाए जाते हैं वो लोग आपस में क्रियाएं करते हैं, या कुछ तो रीअरेंजमेंट होती है जिसको हम लोग बोल सकते हैं पुनर्व्यवस्थित होती हैं। तो वो लोग पुनर्व्यवस्थित होकर के किसी नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, तब हम लोग उसको बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कहने का मतलब कि एक पदार्थ से भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं। इसलिए परिभाषा बनाते समय आपको एक या एक से अधिक पदार्थ लेकर के बताना ही पड़ेगा। दो या दो से अधिक पदार्थ थोड़ा सा पूरी तरह से एनसीईआरटी के अनुसार पूरी तरीके से परिभाषा सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप ऐसा मानिए कि हम एक पदार्थ लिए हैं कोई, या दो पदार्थ है। दो पदार्थ लेकर के समझने में थोड़ा आसानी होता है, एक पदार्थ से क्रियाएं थोड़ा कम समझ में आता है, इसलिए हम दो पदार्थ लेकर समझाते हैं। कि मान लीजिए हम कोई पदार्थ लिए हैं, उसके अंदर कोई दूसरा पदार्थ मिलाते हैं। जब दूसरा पदार्थ मिलाएंगे तो वो दोनों आपस में कुछ तो क्रियाएं करेंगी और क्रिया करने के बाद ये कुछ अलग पदार्थ बना देती हैं, एकदम हट के पदार्थ बनता है वो। मतलब जो हमने दो चीजों को मिलाया था उससे एकदम अलग पदार्थ बन जाएगा, और अलग पदार्थ को हम लोग बोलते हैं कि नया पदार्थ बन गया। कोई मतलब दो चीजों को मिला करके कोई एक नया पदार्थ बन जाता है। तो ऐसी कोई अगर क्रिया हो रही है तो उसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर जो क्रिया हुई रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम में रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा पूछा गया तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो चलिए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या होगा। वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा नए पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न हो जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इस तरीके से हम लोगों को परिभाषा लिखना है अपने बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है,
अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देखेंगे। दोस्तों, आपके लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण लेके आया है, बस 2 ही उदाहरण हैं अभी के लिए इस वीडियो में। बाकी रासायनिक अभिक्रिया के तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आगे आपको वीडियो में दूंगा। और आपको ध्यान रखना है, ये जो दोनों उदाहरण हैं एनसीईआरटी का है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला उदाहरण है, जब मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस नए बने पदार्थ के गुण मैग्नीशियम धातु के गुणों से पूर्णतः भिन्न होता है। पूर्णतः मतलब पूरी तरह से। कहने का मतलब, जब हम लोग मैग्नीशियम को वायु में जलाते हैं तो जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उसका गुण मैग्नीशियम से पूरी तरह भिन्न होता है, एकदम अलग। ना रासायनिक गुण मैच करेगा और ना ही भौतिक गुण मैच करता है। इसी से पता चलता है कि जो पदार्थ बना वो पहले वाले पदार्थ से अर्थात मूल पदार्थ से पूरी तरह क्या हो गया, भिन्न हो गया, पूरी तरह अलग हो गया। तभी रासायनिक अभिक्रिया भी होती है और इसीलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं रासायनिक समीकरण। और आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का अभिक्रिया भी देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप मैग्नीशियम की क्रिया भी देख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो वो किस प्रकार से जलता है। ठीक है, आप देखिए आगे किस तरीके से जलता है ये। ठीक है, आपने देखा कि मैग्नीशियम किस तरीके से जल रहा था। इस तरीके से मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो एक सफेद लौह के रूप में वो जलता है। चलिए अब देखते हैं कि दूसरा इंपॉर्टेंट उदाहरण कौन सा है। तो दूसरा है, जब जिंक अर्थात जस्ता, जब जिंक पतले सल्फ्यूरिक अम्ल, पतले का मतलब तनु आप समझिएगा, जब जिंक पतले सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। जिंक की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। आप देख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक किस तरीके से क्रिया करता है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाई जाती है, जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में जब सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक को मिलाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक को मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में ऊपर उठता है, जैसा आप देख सकते हो वीडियो में। जैसा कि आपने देखा, जब सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक को मिलाया गया तो किस तरीके से बुलबुले के रूप में हाइड्रोजन गैस ऊपर उठता है। ठीक है, ये दोनों उदाहरण एनसीईआरटी के बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये बोर्ड एग्जाम में दे सकता है, इसकी ज्यादा चांस है देने का। या आप ऐसा समझो, जब रासायनिक अभिक्रिया आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा तो उदाहरण के रूप में यदि आप मैग्नीशियम का या जिंक का उदाहरण लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको पूरे नंबर मिलने के चांस हो जाएंगे। ठीक है।